हाय। हम आज बात करते हैं थोड़े मेडिसिन की ओर। तो लास्ट क्लास में सर हमने कल मेरे क्वेश्चंस थे दो और इसी से साइकोसोमेटिक्स से रिलेटेड। तो सर वो आप पहले अभी बताएंगे कि बाद में? पहले आप पूछ ही लीजिए, है ना। पहले आप। ओके सर। सर ओके हाँ, बोलिए बोलिए। सर जैसे आपने साइकोसोमेटिक को थोड़ा सा उसके साथ रिलेट करके बताएंगे हाउ हमारे जो अल्फा वेव्स और बीटा वेव्स जो बोलते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा इसलिए नहीं बताया। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर देगा उसका कारण समझिए कि देखिए हमारी बॉडी में जो अल्फा वेव्स हैं ये क्या करती हैं, अलग तरह के थॉट पे काम करती हैं। बीटा वेव्स अलग तरह के थॉट्स पे आती हैं। पर ये अल्फा बीटा गामा ये सब हेल्दी वेव्स हैं, ये डिप्रेस स्टेट नहीं है। लेकिन जब डिप्रेस स्टेट आएगा तो ये सारी वेव्स कम हो जाती। याद है कल मैंने क्या कहा था कि ब्रेन को जितना हाइपर स्टिमुलेट करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। तो ब्रेन को काम में लगा, काम में लगाने से क्या होगा, वेव्स बढ़ेंगी, तो आप डिप्रेशन की स्टेज से बाहर हो। सो आइडली जब ये डिप्रेशन की स्टेज होती है तो ये सारी वेव्स मिनिमाइज हो जाती है। इसलिए अगर उनके तरीके से समझोगे तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा। क्योंकि डिप्रेशन में कई बार क्या होता है कि कोई एक वेव बहुत बढ़ गई तो थोड़ी देर के लिए क्या फील होता है, डिप्रेस्ड आदमी कई बार आपने देखा हो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक। और थोड़ी टाइम के लिए ऐसा लगता है कि यार ये बहुत सही बात बोल रहा है, हम गलत समझते हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो पर्टिकुलर उस स्टेज पे है। थोड़ी देर बाद वही आदमी आपको रोता हुआ भी मिलता है, क्योंकि अब वो किसी दूसरे स्टेज पे आ गया। तो उसकी वेव्स बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। तो हम किसको पकड़े किसको छोड़े? अब जैसे अभी आप मानो किसी से मिले जो डिप्रेशन में है, और उसने आपको बहुत मजेदार मजेदार बातें बता दी। उसने आपको बड़ी मजेदार मजेदार बातें बताई, आपको उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर उसके किसी रिलेटिव ने आके बोला यार ये तो डिप्रेशन में है। आपको क्या लगेगा? मिलिए ऐसे लोगों से? हाँ। अगर ऐसे लोगों से ना मिले हो तो एक सर्कल बनता है यूजली वीकेंड्स पे। लोग ड्रिंक्स लेके बैठते हैं, पहली दूसरी तीसरी ड्रिंक्स तक क्या होता है, ऐसी ज्ञान की बातें होती है ना, ऐसा लगता है यार कितने बुद्धिमान बुद्धिमान लोग बैठे। और फिर जैसे ही ये चौथी पांचवी ड्रिंक्स होती है फिर ऐसी ऐसी बातें होती है कि पूछो मत। कैसे आती है बातें? एक्चुअली है अंदर। अभी आपका जैसे तीन ड्रिंक्स के ऊपर गया तो आपका नर्वस कंट्रोल हो गया। तो नर्वस कंट्रोल खोएगा तो क्या निकल के आएगा, जो आप दबा रहे थे। ठीक यही होता है डिप्रेशन में। एक अच्छा परफेक्ट एग्जांपल इस समय अभी आप देखोगे तो आपको ये आईआईटी बाबा के रूप में दिख जाएगा। किसी ने सुना आईआईटी बाबा को? आईआईटी बाबा का कोई भी इंटरव्यू सुनिएगा, बड़ी सर वायरल हो रहा कुंभ के मेले का। बड़ी लॉजिकल बातें करता है वो। और कई बार जो चीज उसको नहीं पता होती उसको भी इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि लोगों को लगता है यार ये सही बात है। कभी वो फेमिनाइन एनर्जी और क्या, एकदम पूरा शिव के उसमें चला जाता है। कभी वो बड़ी धर्म की बातें और उसकी बातें करने लगता है। क्या है, एक्चुअली दोनों अलग है। एक तरफ कहा जाता है कि अध्यात्म जो है साकार रूप को पूजता है, दूसरी तरफ क्या कहता है वो, निराकार रूप को। तो एक्चुअली वो किस रास्ते पे चल रहा है कुछ समझ में आता है नहीं आता? क्योंकि वो खुद डिप्रेशन के स्टेट पे है तो खुद नहीं समझ पा रहा कि मेरा रास्ता क्या है। इसीलिए ज्यादातर जो सभ्य संत समाज है वो उसको नहीं अपना रहा। सर तो वो स्प्लिट पर्सनालिटी है क्या? स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं, डिप्रेशन।
वो एक्चुअली अपने कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए होंगे, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। पर ब्रेन बड़ा इंटेलिजेंट है, तो जो ब्रेन इंटेलिजेंट है तो ब्रेन बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसको उस चीज की जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि पढ़ा लिखा ब्रेन है, इसलिए चीजों को बहुत सही तरीके से वो लोगों को समझाता है। तो ये है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में कब कैसी स्थिति होगी, ये पता लगाना आपका काम है एज ए थेरेपिस्ट। चलिए सर, और दवाइयों। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इंसोम्निया से रिलेटेड था। मतलब मेरी फैमिली में ही है, मेरी मॉम को लाइक 30-35 ईयर्स से है, तो थोड़ा उसको डिटेल में समझाएंगे तो इजी रहेगा। हाँ, चलिए इंसोम्निया तो अभी हम वैसे पढ़ने वाले हैं, अभी इंसोम्निया आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? चलिए एक एक करके इसी में देख लीजिए, इसमें आ जाएंगे। सो डिप्रेशन जो है ये मन की बीमारी है। ये पूरी तरह से आपके दिमाग में जो आपने बना लिया, जो समझा लिया, जो समझ लिया, उसी पे आया है। सो ये एक तरह का अवसाद, जो मनोअवसाद शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, वो इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि मन जो है वो दब चुका होता है। मन दब चुका होता है। आप किसी भी चीज को लेके कॉन्फिडेंस नहीं बना सकते, इसीलिए इसको डिप्रेशन या अवसाद कहा जाता है। तो अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, चिंता कर रहा है, परेशान हो रहा है, उसको कोई पास्ट ट्रॉमा है, कुछ ऐसा है जो बार बार निकल के आता है, उसको परेशान करता है, तो उसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाए। कई बार अपने किसी प्रिय की डेथ से डिप्रेशन आना बड़ा कॉमन है। अगर कई बार आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो तो भी डिप्रेशन आना बहुत कॉमन है। अगर आप कुछ ऐसा आपके भीतर ऐसा तमस भरा पड़ा है जो आप करना चाहते हो और नहीं कर रहे हो, तो उससे भी डिप्रेशन होता है। जैसे आप बहुत सिंपल सी चीज समझो कि एक मेल है या एक फीमेल है जिसको बहुत लग्जरी समझ में आती है, बहुत इधर उधर की चीजें शोशा समझ में आती है, लेकिन उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि आप पूरा नहीं कर सकते, उससे आप डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते। तो इसमें कुछ भी ऐसा बहुत ऐसा सिम्टोमेटिक बहुत नहीं मिलता। इसके जो सिम्टम्स हैं, मोस्टली इंसान क्या होगा, मोस्ट ऑफ टाइम सैड होगा, मोस्ट ऑफ टाइम उसकी बातें क्या होंगी, अंत में जाके क्लूलेस हो जाएंगी, अंत में उसकी बातों का कोई अर्थ नहीं समझ में आएगा, उसके पास इंटरेस्ट कम होगा, मोटिवेशन कम होगा लाइफ को लेके, चीजों को लेके, थका हुआ सा हो सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, कभी भूख बहुत कम हो सकती है, कभी बहुत ज्यादा हो सकती है। और अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाए तो लाइफ से जो एक लगाव है वो भी खत्म हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी तक आ सकती है। तो ये है डिप्रेशन। तो अगर कोई इंसान इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो आप उसको डिप्रेशन की स्थिति में समझ सकते हो। लेकिन ये तमोगुण का एग्रीवेशन, ये मुझे नहीं समझ में आता कि तमोगुण का एग्रीवेशन कैसे है। लेकिन ऊर्जा की कमी, ओज की कमी, ये पक्की चीज है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, एनर्जी क्या है, ताकत है आपकी, कहाँ से आई, मेटाबॉलिज्म से। सो लो मेटाबॉलिज्म मतलब डिप्रेशन के ज्यादा चांस। ठीक। तो किसी भी इंसान में अगर ऊर्जा की कमी होगी, ओज की कमी होगी, तो डिप्रेशन में जाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अगर इसके हम दवाइयों की ओर जाएं तो दवाइयां इसकी बहुत कारगर है। ये आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर ये काम की चीज है। जैसे अश्वगंधा, ये जितनी बार हम बात किए, हर बार बात करते हैं अश्वगंधा चूर्ण की, तो ये 3 से 5 ये ग्राम तक ले सकते हैं। ये स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ब्राह्मी वटी बहुत काम की है, एक टैबलेट 250 mg की अगर ले रहे हैं तो ये मेमोरी भी बढ़ाएगा और मन को शांत भी करेगा। तो ब्राह्मी वटी या अश्वगंधा, दोनों में से कोई एक ले सकते हो या दोनों भी ले सकते हो। सरस्वता रिस्ट, ये
बेसिकली एक तरह का टॉनिक है जो ब्रेन को बूस्ट करता है, डिप्रेशन से बाहर आने में, एंजाइटी से बाहर आने में ये काफी हद तक हेल्प करता है इंसान को थोड़ा। स्मृति सागर रस ये भी एक तरीके से बुद्धि के लिए है कि किसी इंसान की अगर याददाश्त कम हो रही है, कोई इंसान जो है चीजों को बहुत जल्दी रिकॉल नहीं कर पाता या चीजों को जल्दी जल्दी भूलने लगा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। मन स्मृति और ज्योतिषमाती तेल ये भी एक तरीके से आप समझो कि हेल्प के लिए है, जैसे दिमाग सर पे लगा, जैसे ब्राह्मी आप यूज कर लो सर पे, तो ये भी दिमाग को शांत करेगा। तो इसमें ब्राह्मी का काफी अच्छा अर्क मिल जाता है, तो ये एक तरीके से सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आ गया। पर डिप्रेशन का जो इलाज है वो इन दवाइयों के अलावा पूरी लाइफस्टाइल पे छुपा हुआ है। तो अगर आप सिर्फ सोचो कि ये दवाइयां दे के काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये दवाइयां जैसे ब्राह्मी घटी हो गई या अश्वगंधा हो गया, ये बहुत हद तक उसके ब्रेन को रेस्ट देंगे, उसका जो अलर्टनेस है वो बढ़ जाएगा, मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी। स्पेशली ब्राह्मी बहुत अच्छा है ब्रेन के फंक्शन को लेकर। ठीक, तो ये डिप्रेशन में बहुत कारगर हो सकता है। फिर अगर हम बात करें एंजाइटी की, तो एंजाइटी जो है वो कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि ये ओवर थिंकिंग की वजह से दिमाग थक जाता है तो आपको परेशान करता है ना। अगर कोई सो कम रहा है, दिमाग थक जाता है, परेशान करता है। कोई बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट ले रहा है, चाय कॉफी जैसी चीजें ले रहा है, तो दिमाग थक जाएगा, तो दिमाग एक्टिविटीज मांगेगा, तो आपको परेशान करेगा। अगर किसी की लाइफ में ना एक्टिविटी बहुत कम है, ज्यादा टाइम वो आराम कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो भी ये बहुत दिक्कत करता है। मतलब वात जो है शरीर में जब विचलित होता रहेगा और आपको विचलित करता रहेगा, तो आपको एंजाइटी आएगी। इसीलिए वात वाले लक्षण आते हैं ना, ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है, सांस दम घुट रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है ना, बेचैनी हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी के सिम्टम्स। ठीक, तो नर्वसनेस, डर, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग, ड्राई माउथ और चेस्ट में टाइटनेस या कुछ ऐसा डिफिकल्टी, ये एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। इसको आप एंजाइटी के सिम्टम्स को पता कैसे करोगे और ठीक कैसे करोगे, ये बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई आपके पास ऐसे कुछ सिम्टम्स लेके आता है, तो इसको पता करने के लिए जो मेरी एक सबसे अच्छी सलाह होती है कि आप उसके कुछ बेसिक से टेस्ट करके देखिए। क्या टेस्ट करोगे? बीपी देख लो उसका, पल्स देख लो उसका, है ना। अगर ये दोनों ठीक है, उसका शुगर देख लो, शुगर ठीक है, तो समझ जाओ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में दिक्कत है। क्योंकि अगर किसी का शुगर कम होगा तो ये दिक्कत आएगी, बीपी कम या ज्यादा होगा तो ये दिक्कत आएगी। तो बीपी और शुगर दो चीजें आपको मिल गई, क्लैरिटी मिल गई। फिर आपने क्या देखा कि उसकी पल्स कैसी चल रही है, तो आपको आइडिया लग गया कि यार पल्स तो ठीक चल रही है, इसको जबरदस्ती में पल्पिटेशन हो रहा है। तो इसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है, कब? जब सिम्टम्स हो रहे हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स 24 घंटे नहीं होते, ये आए और गए, आए और गए। और ऐसे सिम्टम्स आपको अक्सर लो बीपी, हाई बीपी या हाई शुगर, लो शुगर में भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक चीज आपको अक्सर ध्यान रखनी है। फिर अगर इसका आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, तो यहाँ पे भी ऊर्जा की ही कमी है। ठीक, यहाँ पे दवाइयाँ जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम की है। ब्राह्मी घृत, वहाँ ब्राह्मी चूर्ण था, ब्राह्मी घृत था, ब्राह्मी टैबलेट। सो ब्राह्मी ही एक बहुत अच्छी चीज है जो दिमाग को अच्छा लगता है। जटामांसी भी काफी अच्छी चीज है, तो जटामांसी भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा तो शंख पुष्पी, ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जिनके बच्चे ना थोड़े परेशान रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, उनके लिए शंख पुष्पी बड़ी अच्छी है। मैंने बहुत साल शंख पुष्पी पी है।
मतलब मेरे पिताजी ने, पता नहीं किसने उनको एडवाइस किया था, बहुत सालों तक मुझे संस्कृत पिलाया। तो अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा रिलैक्स रखना चाहते हो तो शंखपुष्पी पिला सकते हो। ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है और बहुत सेफ है, मतलब कुछ इसका ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं है। पर एंजाइटी का कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन ऐसा खास है। बहुत ज्यादा किसी को अगर पैनिक अटैक्स वगैरह आ रहे हैं तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि उससे बात करना, चाटा मार देना, चिमटी काट देना, ये ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट। मैंने पीछे भी बताया था अपनी क्लास में कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो तो चाटा मार दो। चाटा नहीं मार सकते तो चींटी काट दो, या किसी और चीज में दिमाग लगा दो उसका, कुछ और चीज कर दो, परेशान कर दो उसको, डिस्टर्ब कर दो, सारा एंजाइटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये मेडिसिन देना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसीलिए रखी है स्क्रीन पे कि आपको पता रहना चाहिए। लेकिन बहुत इफेक्ट नहीं है, मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि आप दवाई दो और बड़ी उम्मीद में बैठे रहो और फिर रिजल्ट्स ना आए, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि देखिए, दवाई ठीक है आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट में दे दो, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं। अब बात करते हैं इंसोम्निया। इसका भी कॉज वही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत ज्यादा एक्सेस स्क्रीन टाइम। क्योंकि आज के समय पे लोगों को ये स्क्रीन टाइम क्या है कि ये नर्वस स्टिमुलेटर का काम करती है। जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देखते हो तो आपका जो विजन स्पॉट है वो चेंज ही नहीं होता, मतलब आप मेलेटोनिन बूस्ट ही नहीं होने देते हो। तो ये इसलिए ये ग्रीन स्क्रीन, ये मतलब ये जो ब्लू लाइट है ये अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आप अगर हो सके तो एंटी क्लेयर, वो ब्लू लाइट रेजिस्टेंस वाले लेंसेज यूज किया करो। मैं खुद रोज चाहता हूँ कि मैं यूज करूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर जिनको नींद आने की दिक्कत है, तो उनको आप ये कह सकते हो। लेट नाइट बहुत खाना खाने से भी नींद में दिक्कत होती है, कैफीन और अल्कोहल भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं, और वात इसका बड़ा कारण है। तो जिनका खाना ढंग से पचेगा नहीं, जिनका वात गड़बड़ रहेगा, उनमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत कॉमन आती है। ठीक है, तो क्या होगा, डिफिकल्टी होगी सोने में, है ना, वो डे टाइम पे बड़े थके थके से इरिटेटेड फील करेंगे, और चीजें थोड़ी सी उनकी ठीक ठीक नहीं जाएगी। मतलब जिनको नींद नहीं आती वही उसका दर्द वही समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता, बाकी को तो लगता है कि यार कितना मस्त है, इसको नींद ही नहीं आती। तो ये इंसोम्निया एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है त्राटक। करके देखो आप, बहुत जबरदस्त चेंज दिखेगा। तो आप त्राटक से इंसोम्निया को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कई सारे लोगों पे त्राटक के साथ। तो अगर आप किसी को त्राटक कराते हो तो मेरा विश्वास मानिए उसकी नींद में आप कई गुना चेंजेस ला सकते। ठीक, तो त्राटक एक बहुत काम की चीज है जो आप कर सकते। ठीक है, यहाँ पे भी सर्प गंधावटी एक बहुत अच्छी चीज है। सर्प गंधावटी एक बहुत अच्छी चीज है, ये आप रात को सोने से पहले दे सकते हो। ये बीपी में भी बहुत काम आती है और नींद में भी बहुत काम आती है। तो सर्प गंधावटी, जटामासी चूर्ण वैसे थोड़ा सेडेक्टिव इफेक्ट रखता है, लेकिन सर्पगंधा से नींद अच्छी देखी है मैंने। बाकी तो सब ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ, अगर आप सर पे थोड़े भृंगराज के तेल की मालिश कर दो तो उससे भी काफी अच्छा वो होता है। अगर भृंगराज का तेल नहीं लगाना चाहते हो तो आप सर पे जो है ना अश्वगंधा का तेल जो है वो लगा सकते हो, उससे भी अच्छी राहत मिलती है। तो अश्वगंधा का तेल या भृंगराज का तेल ये अच्छा होगा दिमाग को शांत करने के लिए, शांत करने के लिए दिमाग को ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, इससे काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको।
बाकी तो नाक में अगर आप थोड़ा सा ना, जिनको इंसोम्निया रहती है, उनको षडबिंदु का तेल या फिर आप जैसे कुछ नहीं, सिंपल घी डाल दो तो भी बड़ी अच्छी राहत देखी गई है। तो नाक में अगर आप देसी गाय का घी डाल दो तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये इंसोम्निया में आपको काफी मदद कर देगा। आप कुछ अगर रात आपके को सवाल हो सोने तो से पहले पूछिए। भ्रामरी वगैरह भी कर सकते हैं ना, भ्रामरी करते तो। भ्रामरी करने से नींद में तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, रात को सोते वक्त वो आप त्राटक करो तो ज्यादा फायदा। सर कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जैसे रात को सोते हैं तो उन्हें बहुत नींद आती है, लेकिन जैसे अगर उनसे कोई सवाल पूछो वो नींद में बड़बड़ाने लगते हैं और कुछ कुछ बोलते रहते हैं। मतलब पूछो गहरी कुछ तो नींद नहीं है, सपनों में दिमाग ही जवाब देते हैं। गहरी नींद नहीं है, वो दिमाग उनका जो है वो रेस्टलेस फील होता है, इस वजह से वो जवाब देते हैं। कई लोग सपने में बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं। तो जो लोग ना दिमाग से बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, ऐसे लोगों में ये देखना बहुत कॉमन है। स्पेशली ये मैंने सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी देखा, जो बहुत ज्यादा है ना दिमाग से परेशान रहते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है। सर सर आपने मेरा बेटा है ना, वो उसको उठाओ ना एकदम हड़बड़ा के उठता है, आराम से नहीं उठता, कभी हड़बड़ाहट में उठता है। नहीं तो उनको तो आप फिर आराम से उठने की सलाह दो, या फिर उसको थोड़ा सा ना मेडिटेशन और ऐसी चीजों पे डालो, तो उसको राहत होगी। जी मंजू जी बोले। सर सर और डिप्रेशन बच्चे भी। बोलिए बोलिए। सर डिप्रेशन और आपने एंजाइटी जो बताया है उसमें डिफरेंस कितना है? एक है प्राइमरी और दूसरा है इंटरमीडिएट। तो इसमें प्राइमरी कौन सा और इंटरमीडिएट कौन सा है? एंजाइटी एंजाइटी शुरुआती स्तर है। प्राइमरी है और वो अगर सर जो माइल्ड। एंजाइटी को इग्नोर करते रहोगे तो एक दिन डिप्रेशन आ सकता है, जरूरी नहीं कि आएगा। एंजाइटी हमेशा सिम्टोमेटिक है, छोटे टाइम पे होती, डिप्रेशन लॉन्ग टाइम का। एंजाइटी किसी को भी हो सकती है जो सर अपने दिमाग को थोड़ी स्ट्रेस, सी। सर सर अब स्ट्रेस। इसकी दवाइयाँ आपने जो बताई हैं तो क्या वो हैबिट हो जाती है? क्योंकि कहते हैं ना ऐसी दवाइयाँ आपके न्यूरो को इफेक्ट करती हैं, तो वो कि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में देना है? एक ही दवाई है जो आदत करेगी, वो है अश्वगंधा। हमेशा मैं इसीलिए अश्वगंधा को बोलता हूँ 30-40 दिन से ज्यादा मत लीजिएगा। कितना? 30-40 दिन से ज्यादा मत लीजिएगा। बाकी जितनी एलोपैथी की दवाएं हैं, ज्यादातर ऐसी होती है जो डिपेंडेंसी कॉज करती है। सर मीन्स पहले अगर हमारा स्ट्रेस लेवल हम नहीं उसको कर पा रहे तो वो एंजाइटी कवर हो रहा है, एंजाइटी भी नहीं कवर कर पा रहे तो वो डिप्रेशन तो में फिर फॉर्म हो डिप्रेशन। रहा है, जी बिल्कुल। फिर डिप्रेशन फॉर्म में जा रहा है। ठीक है सर, एक चीज मैंने आपको एक ना किसी का भेजा था, जरा आप देखकर मेरे को उसका रिपोर्ट बता सकते हो क्या? आप पढ़िए ना, मैं क्या है मैं बताता हूँ, पढ़िए क्या है। मेरे को ना सर उसमें वो एक समझ आया था कि उनका HDL है ना, वो 43 मतलब ऐसे कुछ करके आ रहा है, और जो हम VLDL बात कर रहे थे, मैं एक बार एक खोलती हूँ सर, मैं साथ साथ आपसे डिस्कस करती दोनों हूँ। के रिपोर्ट में ये देखिए कि नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है या कम है। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, VLDL बैड वाला है ना, वेरी बैड वाला है। तो क्या ज्यादा है क्या कम है? सर VLDL का फुल फॉर्म एक बार बोल दीजिए ना, फिर से भूल गए। वेरी लो डेंसिटी लेपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लेपोप्रोटीन, HDL VLDL। LDL और VLDL, मतलब LDL से भी ज्यादा बुरा VLDL है। अब LDL कैसे आता है? घर में आप सब्जी खा रहे हो, घर में आप पूरी खा रहे हो, तो HDL आता है ना, LDL आता है सॉरी। लेकिन अगर आप जाके किसी हलवाई के यहाँ की पूरी खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, तो VLDL। सर और एक सर ये एक कि बोलिए एक बोलिए। एक बाहर का क्वेश्चन फास्ट फूड थिंक सर सुप्रिया VLDL ने बढ़ाएगा ना? पूछा है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए तो ठीक रहेगा। सर एक सुप्रिया ने क्वेश्चन पूछा है चैट में, स्लीप एपनिया इफ इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक, उसके बारे में बताएंगे? क्या पूछा है बताइए। उन्होंने पूछा है कि
स्लीप एपनिया अगर बता सकते हैं, इफ दिस इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नहीं नहीं, स्लीप एप्निया जो है ये मेरे हिसाब से बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो ये ठीक भी नहीं होगी। सर होता क्या है, इसके सिम्टम क्या है? सांस लेना ही भूल जाते हैं। स्लीप एप्निया में आप सोते सोते सांस लेना भूल जाते हो, तो इसके लिए फिर आपको कन्वर्टर यूज करना ही समझदारी है। सर स्लीप, इसमें कई बार डेथ भी हो जाती है ना। हाँ जी जी। 2 लोगों की हुई है सर, सुबह मिला के सोते सोते ही मर गया, सुबह कई मरे कई मरे। कारण से होता है ऐसा। स्लीप एप्निया से जरूरी नहीं है। स्लीप एप्निया में डिस्टरबेंस होती है, लोगों को नींद डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, सफोकेटिंग फील होता है, और फिर थोड़ी देर ऐसा नहीं, थोड़ी देर बाद याद भी आ जाता है कि सांस लेना है। तो वैसे तो आपने ये बताया है, लेकिन एक बार फिर से शॉर्ट में कि WBC अगर कम होने लगती है तो उसका उसके लक्षण मतलब उसका रीजन क्या है और कैसे उसको कवर कर सकते हैं? गुड फूड तो एक है, पर बाकी। देखिए, अगर किसी का WBC कम हो रहा है मतलब उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन है। तो ओके, उस इन्फेक्शन इन्फेक्शन। को, हाँ, उस इन्फेक्शन को रूल आउट करके उसको फिक्स करना ही जरूरी है। तो रूल और आउट क्या करने के लिए फीवर वगैरह बहुत आता है क्या सर? सिम्टम्स देखेंगे आप कि क्या हो रहा है, उसको उस हिसाब से उसका टेस्ट करोगे, फिर उसको ठीक करोगे तो WBC ठीक हो जाएंगे। और डाइट को WBC बढ़ना और सर? घटना दोनों ही चीजें इन्फेक्शन हाँ, की वजह से होती है। बढ़ती तब है जब किसी इन्फेक्शन से लड़ना होता है उनको, घटती तब है जब किसी इन्फेक्शन से हार रही होती है। तो जब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा तो घटेगी, एक्यूट इन्फेक्शन होगा तो बढ़ेगी। तो ये नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन के अलावा फूड इम्पोर्टेंट है? भाई देखिए, अगर कुछ इन्फेक्शन है है। तो सबसे पहले तो आपको इजी डाइजेस्टेबल खाने पे जाना चाहिए, जिससे बॉडी को कम से कम राइट। स्ट्रेन पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल जाए। आप बुखार में देखते हो ना क्या खिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं। सर एंड ORS और ये सब इसमें प्रोवाइड कर जा सकते हैं? हाँ, अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है, बॉडी खाना नहीं वीक है, पूरा खा बहुत पा वीक रहे, है। हाँ। खाना नहीं खा पा रहे, तो ORS एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता सर इसमें मैंने एक बार उनकी रिपोर्ट निकाली है, उसमें उनका HDL कोलेस्ट्रॉल आ रहा है आपका, वैसे उसकी रेशियो है 50 तक, उनका आ रहा है 36.50। है। हाँ, तो मतलब गुड और कोलेस्ट्रॉल। HDL सर जो गुड कोलेस्ट्रॉल आएगा ना। हाँ, और सर इसके अलावा जो LDL आ रहा है वो तो उनका 96.30 आ रहा है, वो आपका 100 उसके अंडर में ही है। लेकिन जो उनका सर VLDL आ रहा है ना, वो उनका 46.20 आ रहा है, और उसका रेशो है 30। ठीक है, थोड़ा सा बाहर की चीजें बंद कर दीजिए, घर के अच्छी चीजें चालू कर दीजिए। घर में थोड़ा फ्राइड वाला चीजें बंद करके उनको अच्छा कच्चा तेल खाने को सलाह दीजिए, हो जाएगा इम्प्रूव। और सर जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो भी उनका 231 आ रहा है, उसका रेशियो है 150 तक का। हाँ, तो ट्राइग्लिसराइड भी बड़े हैं, कम है। 230 ट्राइग्लिसराइड तक का सर ये रेशियो भी वन हमारे फिफ्टी है वही। ना। सर 150 जो है रिपोर्ट की ट्राइग्लिसराइड 130 है। सर ट्राइग्लिसराइड्स है उनका 231 है, और वैसे रेशियो उसके है हाँ 150। ठीक है, तो फिर तो बड़े हुए हैं ना, ट्राइग्लिसराइड बड़े हुए हैं तो मतलब अब ब्लॉकेज का भी डर है। ब्लॉकेज ट्राइग्लिसराइड का भी बड़े डर हुए है। हैं तो ब्लॉकेज का भी डर है उनको। ओके। तो अगर सर ज्यादा एज, ट्राइग्लिसराइड्स मतलब ये हमारी हार्ट की ब्लॉकेज को शो करते हैं। हाँ, ब्लॉकेज का डर है। तो अगर ये सही ठीक। तरीके से नहीं प्रोसेस हो रहे हैं, गलत जगह डिपॉजिट हो गए हैं, तो ब्लॉकेज हो सकता है। तो जब भी किसी का ऐसे अच्छा। रिपोर्ट देखें और अगर आपको लगे कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो उनको आप बोल सकते हो कि एक सिंपल वो हार्ट का स्ट्रेंथ टेस्ट होता है ना, जिसको आप ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हो, TMT। तो TMT करके देख लें, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कहीं ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं डेवलप होगा। ठीक है सर, और इनकी ग्लूकोज फास्टिंग तो 102 आई हुई है, मतलब वो तो जरा सी ही ठीक है, माइनर सी है, उसका रेशियो उन्होंने मतलब 70 से 100 के बीच में है। और HbA1c है। अच्छा सर एक चीज मुझे इसमें और पूछनी थी, ये जो लास्ट था, जो हमारा नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल है वो 43 है, वो 130 तक आना चाहिए। तो नॉन कोलेस्ट्रॉल जो है वो मीन्स सर वही HDL की कमी होना। हाँ, HDL बढ़ेगा तो वो ठीक हो जाएगा, गुड ठीक कोलेस्ट्रॉल है बढ़ेगा तो वो सर, इम्प्रूव हो मुझे जाएगा। इनको कहना है कि अगर आप एक बार हार्ट स्ट्रेटनिंग अपना टेस्ट करा करके देख लो। ठीक है, हाँ, तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ, यही चीज तो मैंने भी कहा है। नहीं नहीं, मतलब मैं सर आपसे पूछ रही हूँ कि आप यही चीज कह रहे हो ना, मतलब मैं उनको हाँ यही बात बोलूँ ना कि जी, ये आप करा लो।
हाँ हाँ, आप अगर एज ज्यादा है, अगर आपको लग रहा है ये लाइफ से ज्यादा नहीं है सर, अभी तो 38 मतलब 40 ऐसे होंगी वो। अल्कोहल है, और सर मेरे पास योगा कर रही है, वो 2 सालों से कर रही है, उन्होंने अल्कोहल अब है लाइफ टेस्ट में, कराया है। अल्कोहल है लाइफ में। सर ये मुझे नहीं पता। अगर लाइफ में अल्कोहल हो, ठीक है, नींद कम हो, तो पक्का टीएमटी पे जाइए। अगर नींद अच्छी है, अल्कोहल नहीं है, सर उसका तो कुछ मेहनत करते फैमिली रहो। इशू है, तो वो थोड़ा कुछ स्ट्रेस तो उसका काफी हाई है, मतलब अब से नहीं है, काफी टाइम से है। नहीं तो फिर वो आप कुछ उसका टीएमटी फैमिली इशू है। टीएमटी करने को बोल सकते हो। अगर स्ट्रेस है तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रेस की वजह से भी होता है, तो स्ट्रेस से हार्ट को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन और चीजों को दिक्कत है। क्योंकि वो थोड़ा सा है सर तो। और सर जैसे ईआरएस वगैरह बढ़ जाते हैं, यानी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हमारा ज्यादा बढ़ गया है। सर माइग्रेन सर को लेके एक क्वेश्चन सर मेरा था कि ये कई लोग बोलते हैं कि हार्ट के लिए अल्कोहल अच्छा रहता है, तो क्या ये मतलब बहुत लोगों से मैंने सुना झूठ है, है बहुत बड़ा झूठ है। झूठ है? अल्कोहल जो है वो किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपके लिवर को बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। लिवर को, अगर आप अभी अल्कोहल पी लो और उसके बाद आप कुछ खा लो, कुछ ऊटपटांग, और आप ग्लूकोज चेक करो, तो ग्लूकोज आपका बहुत कम आएगा। सोचो, क्योंकि लिवर जो है वो अभी अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में बचा हो, तो वो सारा का सारा स्टोर करके फैट के फॉर्म में रख लेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में बढ़ने नहीं देगा। तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई अल्कोहल पीते वक्त तो तुम्हारा सेंसर बता रहा है कि ज्यादा ग्लूकोज ही नहीं बढ़ रहा। तो तो कई जगह अल्कोहल, तो ऐसा, कई जगह तो आयुर्वेद में भी बोला है कि कितना पुराना होता है तो वो थोड़ा अच्छा रहता है। वो अल्कोहल अच्छा रहता है टेस्ट के लिए और नशे के लिए, नहीं नहीं, वो अल्कोहल नॉट नहीं है। हेल्थ के लिए। वो अल्कोहल नहीं, जिसकी आप बात कर रही ना, वो वाइन, अरेस्ट है। अल्कोहल नहीं है। जैसे तो वाइन है अशोक क्या? लेते हो, जैसे आप 10 मूल अरेस्ट लेते हो, तो ये अल्कोहल नहीं है। ये एक तरीके का, जैसे आप वो बनाते हो ना, सिरका बनाते हो वेनेगर सर वाला, वाइन बोलेंगे क्या इसको, तरीके से। वाइन? तो ये अल्कोहल नहीं है। सर सर कई बोलते हैं बियर पी लो अच्छा रहता है, रेड वाइन सर पियो घी हार्ट हो के लिए या अच्छी सिर का रहती हुआ है। है, जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, ऐसे ही घी को बोलते हैं, घी जितना पुराना उतना अच्छा। सर नहीं देखिए, माइग्रेन, चाहे जितनी पुरानी हो जाए, चाहे जितनी नई हो, आपके हार्ट के लिए और आपके लिवर के लिए बहुत बड़ा जहर है अल्कोहल। सर ठीक है। माइग्रेन की कुछ कुछ ज्ञान की बात, माइग्रेन के लिए कुछ। माइग्रेन अगर किसी को है तो उसको मेहनत खूब कराइए, बताया तो था मैं। खूब मेहनत कराइए, क्योंकि उनका कितना माइग्रेन बड़ा रहता है सर? कारण ही उनका ईस्ट्रोजन हार्मोन है ना। तो देखो, दो ही चीजें ओके। हैं। तो या तो उनको बोलो कि भाई खुश हो, लाइफ में मजे करो, है ना, या फिर मेहनत कर लो। माइग्रेन तो एक तरीके से अपने इमोशंस को सप्रेस करने का रिजल्ट आता है। सर लोगों को समझाओ ना, वो पूछने का तो उन्हें रहता है कि क्यों होता है, बट उस पे अप्लाई करने के लिए उतना अप्लाई करते सर नहीं कुछ है। का ऐसा रहता है कि बहुत टालते हैं और धूप में गए हैं, उसके बाद ऐसा बहुत ज्यादा फिर उसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि वो वॉमिट हो रहा है, ये और ऐसा सब कुछ भी बहुत माइग्रेन रिजल्ट। में वोमिटिंग होना ये अंत की निशानी है। जब भी किसी का माइग्रेन एक्सट्रीम हो जाता है, तो उसको उल्टी आती है, और उल्टी आने के बाद उसको दर्द में राहत हो जाती है। ये राइट। बॉडी का ब्रेन में बढ़ा हुआ प्रेशर कम करने का तरीका है। सर तो जैसे इट्स ओके ना सर, तो ये ठीक है? हाँ, तो ये ठीक है अगर ऐसा हो गया उल्टी तो? होना बहुत अच्छा है, लेकिन उल्टी के पहले की जो सफरिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब मेरी फैमिली में किसी को माइग्रेन था और अभी उनको ऑक्सीपिटल नर्व में भी बता दिया है कि प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बिल्कुल तो आएगा। सर यही जो प्रोटोकॉल आपने दिया है वो ही फॉलो करवाना है ना? बिल्कुल आराम से इस प्रोटोकॉल से उनको बड़ी राहत हो जाएगी। आप उनको सिर्फ सिर्फ तो सिर्फ 3 महीने सूर्य नमस्कार 40-40 करा के देखो। अलोंग विथ पहले पीएम जो पवन मुक्त सीरीज एंड सूर्य। यस ठीक है सर। और सर किसी को बीपी हाई रहता है और उनको जब एक्सरसाइज कराते हैं तो वो बोलते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ऐसे लोगों को ना बीच बीच में रुक रुक के एक्सरसाइज कराते हैं। याद है जब हम हाँ आसन कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा बीच बीच में पॉज ले रहे थे। हम्म। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो जिनका बीपी हाई होता है ना, उनमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सेल्स जल्दी मेटाबॉलिज्म नहीं करते, क्योंकि बीपी तेज होने की वजह से ना सेल्स में एक्सचेंज धीरे होता है। तो इसलिए जब आप एकदम एनर्जी खत्म कर देते हो, तो ब्लैकआउट हो जाता है।
तो उनको बीच बीच में थोड़ा ब्रेक दे दो, एकदम बेहतर है। बीपी में मेहनत करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रुक रुक के। सर अभी हमारे टॉपिक्स अभी जो हमारे बचे हुए हैं सर, वो भी उसमें से उसमें कमर दर्द सर्वाइकल वगैरह पे कवर होने हैं ना? सर्वाइकल शुरू में नहीं थी, आज हमने यही डिस्कस किया कि 2 टॉपिक। सर ने बोला वही हाँ कर। सर, मैं आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी एक्चुअली, मैं आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन। अभी बस 2 ही चीजें मुझे दिख रही हैं, बाकी अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो बताइएगा। मुझे एक मस्कुलोस्केलेटल पेन्स दिख रहे हैं। इसको लास्ट में लेने के पीछे रीजन ये था कि ज्यादातर पेन्स वाले योगा टीचरों के पास आते हैं। अगर आप देखो तो बैक पेन योगा करो ठीक हो जाएगा, नेक पेन सर्वाइकल योगा करो ठीक हो जाएगा, है ना, नी पेन योगा करो ठीक हो जाएगा, रिस्ट पेन। शैटिका सर, शैटिका, शैटिका। साइटिका भी लोग आते हैं योगा टीचर के पास कि साइटिका में योगा करने से राहत होगी। अब ये मस्कुलर स्केलेटन पेन्स को हम एक छोटे से तरीके से समझते हैं कि जब मस्कुलर और स्केलेटन दोनों शब्द एक साथ आता तो उसका मतलब क्या हुआ, मसल्स और हड्डी। हड्डी में क्या होता है, डीजनरेशन होता है। हड्डी में क्या होता है, डीजनरेशन होता है। एक एज के बाद हमारी बोन्स में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता, जिससे बोन्स क्या होती हैं, डीजेनरेट होती हैं। तो अगर किसी को स्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगे जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते। तो जितना भी डीजेनरेटिव चेंजेस आपको एमआरआई रिपोर्ट पे लिखा रहता है वो आप कभी बदल नहीं सकते, चाहे घुटने का हो, चाहे गर्दन का हो, चाहे बैक का हो, स्पाइन में ये डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं चेंज होंगे। चेंज क्या होगा, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक, मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, पहली चीज न्यूट्रिशन, दूसरी चीज उस स्पेसिफिक एरिया पे ज्यादा ब्लड यूज कराना जिससे ज्यादा उस एरिया को एनर्जी मिल जाए। तो मसल्स जो है मसल फाइबर से जुड़ी होती ना, मसल्स एक सेल दूसरे सेल से एक फाइबर के थ्रू कनेक्ट रहता है और खूब सारे सेल मिलके मसल्स बनाते हैं। राइट, मसल्स बनने का यही तरीका है। तो अब ये जो मसल फाइबर्स होते हैं इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो जब इनको आप थोड़ा खींचोगे सिकोड़ोगे तो ये क्या होंगी, ब्लड सप्लाई को इजी रखेंगे। जब ये अकड़ जाएंगे तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो इसीलिए आजकल देखो जो नया ट्रेंड है, जो लोग चाहे जिम में भी जाके मेहनत कर रहे हैं वो लीन फिजिक पे जाते हैं, बहुत बल्की बॉडी पे नहीं जाते। लेकिन आज के 10-20 साल पहले जो लोग जिम जाते थे, आज भी जो छोटे शहरों में जो लोहा उठाने वाले जिम में जाते लोग, उनके देखोगे ये अकड़ जाते हैं, है ना, बॉडी अकड़ जाती है उनकी, ऐसे ऐसे चलते हैं। क्यों, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम कमजोर हो गया, मसल फाइबर्स की जो इलास्टिसिटी थी कम हुई, सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो मसल की हेल्थ के लिए एक्सरसाइज जितनी कर सकते हो जिस हिस्से की, उतना अच्छा है। एक्सरसाइज 2 ही तरीके से होती है, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्शन। कहीं भी सिकोड़ दिया तो एक्सरसाइज, फैला दिया तो एक्सरसाइज। देखिए हाथ पे देखिए जादू दिखेगा, दिख रहा है जादू, ये है एक्सरसाइज का फायदा। हमने सर 3 जहाँ सीवियर पेन है वहां कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। सर एक लिम्फेटिक, दोनों चीजें करनी। सर एक लिम्फेटिक कमजोर होता है, एक इलास्टिक, और तीसरा क्या बोला आपने? देखिए लिम्फेटिक सिस्टम सबसे पहली चीज है जो पानी से ठीक हो, फिर मसल्स की इलास्टिसिटी के लिए मसल फाइबर्स हैं जो खींचने से ठीक होगी, और कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच क्या करेगा, माइनर ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। तो जिस हिस्से में ब्लड चाहिए, अब मैं यहां अगर हाथ चला रहा हूं तो यहां ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है, देखते हैं आपको याद है कि भूल गए। सर शोल्डर से। हाथ पे सर। इन, इनकी जो सप्लाई का ओरिजिन है वहां से खून ज्यादा आने लगा। क्यों, हाथ क्योंकि यहाँ पे। से खून ज्यादा जाने लगा। तो जब खून ज्यादा जाएगा तो ज्यादा आएगा,
तो अगर आप पैर के पंजे से खींचोगे तो क्या होगा, ज्यादा खून आएगा, ज्यादा जाएगा, ज्यादा खून आएगा, ज्यादा जाएगा। तो आपके जो काफ पेल्विक फ्लोर। मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, वो अच्छी हो जाएंगी। और जब आप काफ मसल्स को अंदर की ओर टाइट करते हो तो घुटने क्या होंगे, टाइट हो जाएंगे। साइड की मसल्स पूरी, आपकी फ्रंट की जो क्वाड्रिसेप्स वाली मसल्स है टाइट हो जाएंगी। तो क्या होगा, घुटने मजबूत होने लगेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, घुटने के मजबूत करने के लिए नी को स्ट्रेच करते हैं, टाइट करते हैं, है ना। लू छोड़ते हैं, सर्कल्स बनाते हैं, जिससे आसपास की मसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ जाए और घुटने मजबूत हो जाए। ठीक यही चीज हम शोल्डर्स के लिए करते हैं। क्या करते हैं, जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो ऐसे उठाते हैं ना, पकड़ पकड़ के उठाते हैं ना फ्रोजन शोल्डर पे, पकड़ पकड़ के सर्कल बनाते हैं। कॉमन बुक में देखा है आपने ये सब एक्सरसाइज। तो ये क्या हो गए, यस सर, यस सर। मसल फाइबर्स की इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी। और फ्रोजन मतलब अकड़ा हुआ, क्या अकड़ा हुआ, मसल फाइबर इंप्रूव हो जाएगा। तो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम के लिए एक्सरसाइज में मास्टरी करना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज से पहले न्यूट्रिशन को सॉल्व करना जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो राहत आएगी, लेकिन शाम तक फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। एक्सरसाइज करने के बाद पेन आ रहा है, मतलब क्या है, स्ट्रेन ज्यादा हो जा रहा है, अभी इंटेंसिटी कम रखनी है। और एक्सरसाइज कर रहे हो और फायदा भी हो रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद पेन वापस आ जा रहा है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद वापस आ जा रहा है। मतलब सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है, सफिशिएंट फ्लूइड, या फिर सेम डे अकड़न हो गई, तो लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा नहीं है। तो मसल हेल्थ के लिए यही 3 4 चीजें ध्यान रखनी है, लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा करना है, न्यूट्रिशन अच्छा करना है, इलास्टिसिटी अच्छी करनी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना। तो आप मसल्स में एकदम से एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आपको किसी भी तरह के पेन के लिए दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ दूसरी चीज क्या समझने वाली होती है, कि मानो मुझे लोअर बैक पे ब्लड चाहिए, तो मुझे रोकना कहाँ पड़ेगा, लोअर बैक पे मुझे ब्लड चाहिए तो रोकना कहाँ पड़ेगा। सर नीचे पैरों के साइड को रोकेंगे तो उधर ब्लड आएगा ना। भाई लोअर बैक पे चाहिए तो ठीक हिप पे रोकना पड़ेगा ना। तो हिप हाँ। को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले सारे पोस्चर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे लोअर बैक को। इसीलिए जब आप ब्रिज पोज पे उठाते हो, हिप को टाइट करते हो, तो लोअर बैक के लिए हेल्प होती है। जब आप वो पिजन पोज करते हो, हिप को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपको हेल्प होता है। सर जब वो आप पैर फोल्ड करके भी ना, आपने बताया कि अगर पैर सुप्त और ये तितली, तो उसमें पैरों की तरफ रुक जाएगा तो उस तरफ एरिया में ज्यादा रहेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। जैसे आप शलभासन कर रहे हो, शलभासन में एक पैर उठाया, एक तरफ टाइट हो गया, दूसरा पैर उठाया, दूसरी तरफ टाइट हो गया। तो जहां पे भी हिप की मसल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, सब में लोअर बैक पे ब्लड रुकेगा। तो ये सब लोअर बैक के लिए अच्छी हो गई। चलिए गर्दन के लिए बताइए आप। लोअर बैक के लिए मैंने बता दिया, गर्दन के लिए क्या करेंगे। सर नेक मूवमेंट के साथ अपने हैंड्स मूवमेंट के ऊपर भी वर्क करेंगे। जो अपने ट्रेपेजिस मसल्स पे अगर हमने करना है तो क्या जो हैंड्स रोटेशन वगैरह जो हम करते हैं ये भी काम करेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि नेक की ब्लड सप्लाई पूरी हाथों से है ना। तो जितना शोल्डर मूवमेंट करोगे आप, जितना इंटरस्कैपुलर रीजन आपका लचीला होगा, उतनी गर्दन मजबूत हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखो, गर्दन की एक्सरसाइजेज ज्यादातर क्या होती है, ये होती है ना गर्दन की एक्सरसाइजेज। तो गर्दन की एक्सरसाइज अच्छी करो, मतलब शोल्डर की एक्सरसाइज अच्छी करो, गर्दन अपने आप अच्छी रहे। क्योंकि शोल्डर से ही गर्दन की ब्लड सप्लाई अच्छी है। शोल्डर अकड़ जाएंगे या बीच में ऐसे पीछे गुस्बत बन जाएगा, तो अपने आप सर दर्द भारी होगा, सर भारी होगा, गर्दन अकड़ेगी, दिक्कत होगी। So that means it सर will यानी जैसे जिनको माइग्रेन। डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम भी है एक और करके बोलिए ना। जी आप पूछ लीजिए सर। हाँ अगर ठीक किसी है। को डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम भी है और तो उसके अंदर हमें यही सारे आसन जो अभी आप नाम ले रहे थे यही सब काम करना है। अर्धशल्पासन और जो टांगों को उठाते हुए आप वन बाय वन बता रहे हैं, सब यही सब उसमें चलेंगे सर। बिल्कुल एक्सरसाइज ही चलेगी। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आसन फॉर्म में नहीं, एक्सरसाइज फॉर्म में करना होगा। आराम से पेट के बल लेट के, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे रख के, राइट को उठाया, कुछ सेकंड रुके, नीचे आ गया, लेफ्ट को उठाया, कुछ सेकंड रुके, नीचे आ गए। ब्रिज पोज उठाया, कुछ सेकंड रुके, नीचे आ गए, ब्रिज पोज उठाया, कुछ सेकंड। तो इस तरीके से आपको इनकी रिपीटेशन करनी होगी, तब मजबूती आएगी।
ये अच्छा सर, मजबूती। इसमें जैसे हमें ये भी ध्यान रखना, बता देना आपको कि जैसे कई बार हमें कहते हैं कि भाई आपने सामने से मरकट आसन या मकर आसन करना है, पर जब किसी को प्रॉब्लम है तो हमें उसे टांग का लेवल कौन सी डिग्री तक उठवाना है, या हमें इसे टांग के सिर्फ 60 डिग्री तक लेके जानी है या कृपा 90 लीजिए, तक कृपा लेके लीजिए। जा सकते हैं? इसके लिए आपको प्रैक्टिकल क्लास में आना होगा तो आप समझ जाओगे। क्योंकि देखिए, दो तरह के लोग मिलते हैं आपको। एक जो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, एक जो कम फ्लेक्सिबल होते हैं। अब जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो क्या करेगा, आप बोलोगे पैर उठाओ, तो पैर उसका ऊपर चला जाएगा। ठीक। तो जब पैर उसका ऊपर चला जाएगा तो आपको हिप की मसल्स को एंगेजमेंट कैसे मिलेगा, तब तो उसका लोअर एब्डोमेन उठ जाएगा। तो हिप का एंगेजमेंट गया, तो आपको हिप का एंगेजमेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए, देखिए हम कैसे। आप लोग, क्योंकि आप सबने बेसिक योगा तो पढ़ा सिक्सटी ही है ना। डिग्री तक लोअर उसको एब्डोमेन को लेके प्रेस करना पड़ेगा, लोअर तो एब्डोमेन जाएगा तो हिप सर नहीं। 60। जमीन से हाइट कम रखना पड़ेगा सर। कोई वॉलेंटियर करेगा। शलभासन को करना है सर। हाँ, कोई भी एक वॉलेंटियर कर दे बस। मैट लाना चलो बिना मैट के ही कर देते हो सर। चलिए, हिना जी प्लीज मैसेज मत क्या करिए, बोल दिया करिए। हम इंसोम्निया पे बात बोलने का करेंगे। मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा चलिए, हम सर मस्कुलर स्केलेटन सर बिना प्रोग्राम मैट के कल ही कर देखने दो जाते हैं। सर, बिना मैट के। कर दीजिए, हम तो बस आपके लेकिन कैमरा आपका बहुत दूर है, क्योंकि अच्छा हम आपको पिन कर रहे हैं। चलिए, आप आ गई, पिन हो गई, उठाइए। या मैट ले आओ सर। नहीं नहीं, उठाइए भाई, अब इतना समय क्यों आप लोगों का आए हैं। हाँ देखिए, आप सब देख पा रहे हैं ना, देख रहे हैं। अब हिप का एंगेजमेंट धीरे धीरे कम होता दिख रहा है आपको। अब ऐसा करिए, दूसरा पैर मोड़ के इनके घुटने के नीचे एक पिलर बना दीजिए। दूसरा पैर एक उठाइए, इसको उठाइए। हाँ, दूसरा पैर मोड़ के पिलर बना दीजिए, घुटने के नीचे लगा दीजिए, घुटने के नीचे लगा दीजिए। हाँ, अब देखिए हिप टाइट हो गया। जी सर। हाँ जी, वापस। तो अब जो हाइपर मोबाइल है, उसके नीचे हमने तंबू लगा दिया कि इससे नीचे तो को जाने नहीं देंगे। तो मजबूरी में हिप को उसको टाइट करना पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार उठाना फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां रोकना ताकत है। ठीक। तो इसी तरीके से आपको एक्सरसाइजेस को थोड़ा पढ़ना समझना पड़ेगा। चलिए ना, आप इंसोम्निया पे पूछ लीजिए। कल हम पूरा मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम पे ही बात करेंगे। तो कल और परसों, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे, 2 दिन हम बात करेंगे मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम पे। और फ्राइडे हम बात करेंगे सर्जरी के बाद क्या ध्यान रखना है। ठीक। चलिए, और उसके बाद फिर अगर आप लोग सैटरडे आना चाहोगे तो हम सैटरडे करेंगे। संडे के बाद हमारी छुट्टी। जय श्री राम। जी ना, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था इंसोम्निया से ही रिलेटेड कि सर जैसे मैंने बताया मेरी फैमिली में मॉम को है तो तो उनको पहले मतलब त्राटक पे मतलब त्राटक से स्टार्ट करें। और सर आपने जैसे कल क्लास में मेंशन किया था कि सुबह रात को त्राटक कराएं और मॉर्निंग में मेडिटेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन वो कराएं तो वो उनको हेल्प होगा। नाटक में दो चीजें करिए। एक तो रात को रेगुलर एक फिक्स टाइम कर लो कि 10 बजे त्राटक पे बैठ जाओगे, और 10:30 11 बजे तक चलेगा ये, ठीक है, वो 10:45 तक चलेगा। तो रोज एक फिक्स टाइम त्राटक का बना लो। तो ये क्या करेगा, पीनियल बूस्ट करेगा। तो जो बेसिकली मेलाटोनिन का लेवल बढ़ना है, वो त्राटक से आ जाएगा। दूसरी एक सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, जो कल आप में से ही बोल रही थी शायद, मुझे याद है, सूरज भगवान के दर्शन करने की बात हो रही थी कि उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज का दर्शन। ये बड़ी अच्छी चीज है। सूर्य को जल चढ़ाने की बात कर रहे थे ना कल। तो एक सूरज सूरज देवता को सिर्फ देखना है थोड़ी देर, या उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की रोशनी में आपको कुछ समय बिताना है। ठीक। इसके अलावा जितना हो सके अपनी फिजिकल बॉडी को थकाना है, क्योंकि जब तक आपका सिस्टम थकेगा नहीं तब तक वो रेस्ट की डिमांड नहीं करता।
तो जितनी ज्यादा मेहनत आप उनको करा सकते हो उतना बेहतर होगा। अब बात आई खाने की, तो खाने में क्या है कि जितना आपके पास ग्लूकोज ज्यादा होगा उतना थकान कम लगेगी। ठीक है। तो रात के समय जो ग्लूकोज का इंटेक है या जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो बिल्कुल मिनिमाइज कर दो। दिन के समय आप जो ग्लूकोज ले रहे हो कोशिश करो कि उसपे फाइबर और प्रोटीन का पोर्शन अच्छा हो। तो जब ग्लूकोज कम होगा तो नेचुरली बॉडी क्या करेगी, रिपेयर और रेस्ट की डिमांड करेगी, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेन को हेल्थी कर देगा, ब्रेन मजेदार, अब दिमाग खुश है, शरीर भाड़ में जाए। तो इसलिए रात को जो लोग को नींद नहीं आती है देखो उनको खाने की बड़ी इच्छा होती है, मैं कुछ खा लूं कुछ खा लूं, वो फ्रिज पे जाते हैं, कुछ छोटा सा चॉकलेट तोड़ के डाल लेते हैं मुंह में, भाई इतना थोड़ा सा चॉकलेट खाए इससे क्या होगा। तो सर। ये आपको करना है, हाँ जी मेहनत सर। करना। बोलिए। ओके सर, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। त्राटक ग्लूकोमा केस में कर सकते हैं क्या? ग्लूकोमा भी है अगर, तो मैं तो कहूंगा फिर तो त्राटक मत कराइए, नहीं तो उनका विजन और ज्यादा ब्लर हो सकता ओके। है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करना है उनको कि रोज शाम को एक फिक्स टाइम पे बैठना है और सिंपली एक फिक्स पॉइंट पे गेज करना है, आंखें बंद करनी है, रेस्ट करना है, फिर एक फिक्स पॉइंट पे देखना है, और उनको कुछ लाइट नहीं चाहिए। बिंदु त्राटक सर, बिंदु हाँ त्राटक कर बिल्कुल सकते हैं। त्राटक कह सकते हैं बिंदु आप। त्राटक। और सर जिसको मोतिया की स्टार्टिंग फेज है उसको त्राटक करवाना चाहिए कि नहीं? मोतिया की स्टार्टिंग है अगर किसी को तो मेरे हिसाब से सर्जरी कराने के बाद करना चाहिए। बिंदु टाटक भी वो नहीं होगा ना, आपने बोला देख के आईज क्लोज करनी, बिंदु टाटक में भी कंटिन्यू जब तक टीयर नहीं आते हैं। बिंदु टाटक करते वक्त जो है ना वो उसमें लाइट नहीं तो विजन स्पॉट डिस्टर्ब नहीं हो। एक्चुअली क्या होता है इसमें, आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो जो चैम्बर है ना उसमें फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है। सर ये रिलैक्स मोड पर ही करना है ना कि करके बंद करना है तो? सर ये नाइट में नहीं, इवनिंग में करना है सर? क्या चीज? सर नाइट की जगह इवनिंग में मतलब बिंदु त्राटक करना है? रात को ही करना है, ओके। सोने से सर पहले ही आपने करना है, सिर्फ दिया नहीं सर जला। पर हाँ बस सर जैसे आपने त्राटक के लिए तो बोला था ना 30 to 45 मिनट, तो इतना लंबा तो शायद नहीं बैठ पाएंगी, बट इनिशियली लाइक 10 मिनट चेयर पे तो बैठ से सकती है, स्टार्ट कर। चेयर पे तो बैठ सकती है। हाँ हाँ चेयर पे बैठाओ ना। हाँ हाँ। 10 मिनट ठीक आंखें है। खोलो, 10 मिनट बंद कर लो, 5 मिनट खोलो, 5 मिनट बंद कर लो। ओके। ठीक है सर। सर आईसाइट वीक में क्या त्राटक नहीं करना चाहिए? जब विजन का ज्यादा प्रॉब्लम हो या स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो तो नहीं करना चाहिए। मैंने बताया था सर ना कि एज अगर वाइज अगर आँख, एज वाइज अगर जैसे एज के साथ आंखें दो खराब। चीजें दो चीजें जब मैंने बताया था कि अगर आपको नजदीक का चश्मा है तो क्या करना है आपको, हमेशा अपनी लाइट को 2 फीट से नजदीक रखना है। दूर का चश्मा है तो आपको 2 फीट से थोड़ा दूर रखना है। ठीक। तो इससे क्या होगा, आपको साफ दिखेगा। और लेकिन सर जब जिसको दोनों ही है, जैसे बाइफोकल जो यूज करते हैं वो, उनको तो करना ही नहीं है फिर? भाई अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है तो कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है तो वो जहां पे उनका विजन क्लियर है उस जगह पे रख के कर सकते हैं। लेकिन त्राटक कब नहीं करना, जब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो। जैसे आपने अभी मेरे को कटरैक्ट के लिए बोला, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हाँ है ना। हाँ सर, मुझको स्टार्टिंग फेज हो चुका, चालू हो चुका वो। तो जिनको भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उनको नहीं करना, जिनको सिर्फ विजन का डिफेक्ट है ऐसे लोग कर सकते हैं। ठीक, बस उनको क्या देखना होगा कि कहाँ पे उनको ब्लर नहीं हो रहा, जहां पे फ्लेम को वो फिक्स देख पा रहे हैं वो उनका आई स्पॉट पे जगह मार्क कर ले उस। क्योंकि देखिए जब आप आंख पढ़ते हो, हालांकि हमने यहाँ आंख नहीं पढ़ी है, लेकिन आंख पढ़ते हो तो आंख में एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी होगी आपने कि एक विजन स्पॉट होता है जिसको रॉड एंड कॉन सेल्स जो रिफ्लेक्ट करती है, येलो स्पॉट, और एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो जब इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ेगा तो सर भारी हो जाएगा,
येलो स्पॉट पे पड़ेगा तो देख पाओगे लंबे से। तो इसलिए जिनको चश्मा लगता है उनको क्या करना है, एडजस्ट करना है थोड़ा कि कहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है। ठीक। और कुछ कंफ्यूजन कि आज की बातचीत यही खत्म करें आप? सर स्ट्रेस और ये जो एंजाइटी और जो डिप्रेशन होता है, तो इसके लिए हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कि क्या मतलब कैसे पता लगाएंगे कि आपने पल्स तो बताया कि पल्स वगैरह जो भी है, बट कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन जिससे हमें क्वेश्चन पूछ के पता लगा सके। हाँ, ये तो मैंने शायद बताया है, आप भूल गई शायद क्या, कि जब मैंने बताया था कि किससे क्या क्या पूछना है, सारा एक केस स्टडी लेने का तरीका बताया है। केस स्टडी लेने का तरीका बताया ना आप सबको? सर वो ये पर्टिकुलर शायद पूछना चाहते हैं कि इस चीज के लिए क्या क्वेश्चन होने चाहिए। भाई एक बात बताइए, जब केस स्टडी में जब पूरी चीजें पूछ रहे हो तो ये चीज अलग से कैसे हुई? आप रेस्पिरेटरी भी पूछ रहे हो, आप डाइजेस्टिव भी पूछ रहे हो, आप सर्कुलेटरी भी पूछ रहे हो, सब पूछ रहे हो, तो बचा क्या? या इसके लिए साइकोलॉजी क्वेश्चंस ऐसे कुछ साइकोलॉजी होने चाहिए। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस की रिप्लाई ही नहीं मिलेगी ना, क्योंकि जो आपसे कनेक्ट हो रहा है वो तभी कनेक्ट होगा जब वो बदलना चाहेगा, या तो उसके घर वाले जबरदस्ती आपको कनेक्ट करेंगे। तो साइकोलॉजिकल रिप्लाईज आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि साइकोलॉजिकल रिप्लाईज में आपको समझना होगा आज ये किस मूड में है। आज ये अच्छे मूड में है, आज ये बड़ी बड़ी बातें करेगी, दूर दूर की बातें होगी। आज ये अच्छे मूड में नहीं है, आज ज्यादा रोना धोना ड्रामा होगा। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ना करके आपको मेहनत बढ़ानी, देखो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? एक चीज समझ में आ गई ना, ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा बढ़ा दो। सर मैंने डिप्रेशन के केस में ऐसा देखा है कि मतलब वो पेट में दर्द बता, मतलब मेरी ही रिलेटिव है उनको ऐसा होता है कि वो पेट में मरोड़ आती है बहुत जोर से, और वो मतलब पेट का दर्द बताती है बहुत तेज और एंजाइटी है, रोने। हाँ। पेट का दर्द बताती ना, एंजाइटी है। उनको बोलो कि दीदी कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा ना ये चूर्ण है, एक कोई चूर्ण, उनको पेट का वो गैस वैस वाला जो चूर्ण आता है ना, वो हम्म। बादल चूर्ण जैसा टाइप का कुछ भी, हर जगह अलग अलग चूर्ण आते हैं। तो कोई भी एक चूर्ण उनको खाने को बोल दो, और बोलो दीदी ये चूर्ण खा के 50 कदम चल के आओ, देखो पेट का दर्द गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा, वो ब्रेन से है। हाँ वो मुझे यही लगा क्योंकि उनको कोई कुछ बोल देता है ना, इमिडिएट उनका पेट दर्द शुरू हो जाता है। मतलब कुछ भी किसी ने कुछ बोला उनको, तो वही लगा कि वो पेट दर्द उसी समय हो रहा है, तो इट मीन्स उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज से। दिमाग तो से। वो दिमाग का ही कुछ लग रहा है। अभी यही तो बता रहा था ना कि हार्ट बीट बढ़ेगी, पल्पिटेशन होगा, है ना, हम्म। आपको लगेगा कि सांस नहीं आ रही है, पेट दर्द हो गया। तो ये सब चीज जो है, ये दिमाग आपको टॉर्चर करने के लिए कर रहा है। ये पेट दर्द वाला जो है ये सबके साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ एक आध दो बार पेट में मरोड़ आके दिमाग ने देखा कि ये ज्यादा परेशान हो जाती है, तो दिमाग बार बार उसको पेट दर्द फील करा रहा, मतलब इंटेस्टाइन की मूवमेंट को एक्सलरेट कर दे रहा है। तो हमने क्या किया, दिमाग को बदल दिया। कैसे बदला? दीदी पैदल चल के आओ, अभी ठीक हो जाएगा, ये चूर्ण खा लो ठीक हो जाएगा। ये मतलब दिमाग प्लेसिबो को इफेक्ट। डाइवर्ट करना है। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट वाला काम है। तो सर मेरा भी। लेकिन मेहनत हाँ। यही करना है, इसके लिए मेहनत ही करना है। इसका जो सर मेरे साथ होता था जब मुझे कोई डांटे रहता है, कोई घर परिवार में कुछ भी ऐसा झगड़ा, तो सर मेरी बॉडी में ना सिवरिंग होने लगती, मतलब कप कपी, तो मैं अपने आप को मैं देखती थी, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी, पूरे हाथ पैर ऐसे सिवरिंग करने लगते हैं, जैसे बस पैरालिसिस हो जाता है। यही है, एकदम सही पकड़ी आप, यही है एंजाइटी। हाँ सर, मैं ठीक है। देखती थी कि मेरे पैर क्यों कप कप आ रहे हैं, मतलब ऐसा वैसे एक भय सा अंदर रहता था, लेकिन अब नहीं होती सर वे चीजें कुछ भी ऐसा। देखिए लोग बोर होके धीरे धीरे सर छोड़ ये रहे हैं। एंजाइटी है, इसके बाद वाला डिप्रेशन हो जाएगा अगर इसको ये बढ़ता गया तो। भाई एंजाइटी को इग्नोर करती जाओगी तो 2-4 साल में डिप्रेशन हो जाएगा। तो यही चीज बढ़ बढ़ के सिम्टम्स और ऐड होते जाएंगे। तो टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया। पैराथाइड पैराथाइड ग्लैंड में अगर इंफेक्शन हो, फंगस हो या फिर स्टोन हो जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं? पैरोटिड ग्लैंड को निकाल लेना ही समझदारी है। डॉक्टर ने भी सर्जरी बोली होगी ना? नहीं सर्जरी तो नहीं बोला है, पर कुछ एक्सरसाइज, ऐसे कुछ मालिश करके एक्सरसाइज करने को वो कहा वो है। फिर वो फिर कुछ नहीं, बस। वो सिंपली ड्रेनेज कम हो गया, मतलब वो जो उसका फ्लूइड का ड्रेनेज है,
फ्लूइड का ड्रेनेज कम हुआ जिसकी वजह से है, अभी और दिक्कत नहीं हुई है। सर तो फंगस इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, 2-3 बार हो गया बीच बीच में। शुगर लेवल कैसा है? अच्छा, ये शुगर से कनेक्टेड है सर? वो नहीं मालूम था। शुगर का कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग है। देखिए 3 जगह के इन्फेक्शन जो है ना शुगर से कनेक्टेड है। उंगलियों के, एल्बो का, ये उंगलियों का, ये इन्फेक्शन अगर हो रहा है या मेल्स में या फीमेल्स में, मेजरली जेनाइटल पार्ट्स पे बहुत फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, या कान में। अगर कान में बहुत फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है जेनाइटल पार्ट्स पे, लाइक लिविया मेजोरा, लिविया माइनोरा के पास वाली लिप्स पे सब सूजन सी हो गई है, कट कट से लग गए हैं, या मेल के वो जो ग्लांस पेनिस के आसपास वाला स्किन है वो कट कट सा गया है, या कान पे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन ये सारे, तो ये शुगर से रिलेटेड है, तुरंत HbA1c देखना है। चल आज की बातचीत यही खत्म करते हैं। तब तक उनको ना कुछ स्टेरॉइड वाले वो दे सकते हैं जिनसे थोड़ी राहत हो जाएगी, पर ये डॉक्टर देगा तो बेहतर है। ठीक, थैंक यू, नमस्कार। सर कान की मशीन के बारे में बता सकते हैं कैसे? क्या चीज? कान की मशीन के बारे में, कान की मशीन के बारे में बता सकते हैं क्या सर? कान की मशीन के तो ऑडियोलॉजिस्ट को कनेक्ट करिए ना, वो पैसे लेगा, सब बताएगा। वो एक मतलब ये बोलने में, ऑडियोलॉजिस्ट। ये सुनने में आता है कि कान की मशीन लगाने के बाद भी मतलब वो सही नहीं सुनाई देता है, तो हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट? ऐसे सवालों के जवाब के लिए एक्सपर्ट्स को विजिट करना चाहिए। एक ऑडियोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन लीजिए। आपको आइडिया हो तो मैंने नहीं इस जानकारी के लिए पूछा, बस ये पूरा फील्ड ही अलग है। हाँ। इसके बारे में मुझे कुछ समझ। थैंक यू अनुष्का। नमस्ते सर, थैंक थैंक यू। यू।